तो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू एनीमे। आज की कहानी होने वाली है ज़ू की, जिसकी आत्मा ट्रांसफर होकर के एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। अभी वो एक ऐसी दुनिया में रहने लगता है जहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मैजिक पावर है और ऐसे लोगों को बोला जाता है बियॉन्डर। लेकिन बियॉन्डर बनने के लिए आपको एक मैजिक पोशन पीना होता है और ऐसा होने के बाद उस बियॉन्डर के सामने 22 पाथवे ओपन हो जाते हैं और किसी एक पाथवे पे उस बियॉन्डर को जाना होगा और हर एक पाथवे के अंदर एक अलग मैजिक पावर होती है। और पाथवे के अंदर आ जाने के बाद अब बियॉन्डर के सामने 9 सीक्वेंस आते हैं और हर एक सीक्वेंस को पार कर जाने के बाद इनको एक मैजिक पावर दी जाती है और जितना कम आपका सीक्वेंस नंबर होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास मैजिक पावर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बियॉन्डर 9 से 1 सीक्वेंस तक जाता है तो उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ू को, जिसकी आत्मा ट्रांसफर होकर के एक अलग दुनिया में आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उसकी आत्मा एक क्लाइन नाम के आदमी के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे ज़ू ये चीज देखता है कि उसके सिर में एक छेद है, लेकिन वो छेद धीरे धीरे भर जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी और बंदूक है। उसको देखने के बाद वो समझ जाता है कि जिस बॉडी के अंदर वो आया है उस आदमी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और इसी समय हम दो और डेड बॉडीज को देखते हैं। इनका नाम होता है वेल्च और नाया, और इन दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया था क्लाइन की तरह। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये दोनों क्लाइन के क्लासमेट हुआ करते थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ू को क्लाइन से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं और क्लाइन अपनी बहन के साथ रहता है। और इसके अलावा वो लोग टिंगन शहर में अभी रह रहे हैं और क्लाइन ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके अलावा यहाँ पे ज़ू को एक डायरी मिलती है जो कि क्लाइन का होता है और इस डायरी के अंदर हम देखते हैं कि क्लाइन ने लिखा था कि वेल्च उससे मिलने आया था 29 तारीख को। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि वेल्च के पास एक पुरानी किताब है और इस किताब को लिखने वाला एंटिगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। और इस डायरी के आखिरी में लिखा हुआ था कि सब मारे जाएंगे, मैं भी। और यहाँ पे ज़ू को समझ में नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। और तभी वहाँ पे क्लाइन की बहन आ रही होती है। तो ये चीज देखने के बाद ज़ू यहाँ पे सारे खून के धब्बे और बंदूक को छुपा देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्लाइन की बहन का नाम होता है मेलिसा। अब यहाँ पे ज़ू सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में कैसे आ गया। तभी ज़ू को ये बात याद आती है कि उसने एक बुक खरीदी थी और उसके अंदर एक रिचुअल था और हो सकता है उसी वजह से मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मेलिसा बताती है कि आज मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जॉब पाने के लिए। और इतना बोलने के बाद मेलिसा अपने स्कूल के लिए चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ू सोचता है कि मुझे वो रिचुअल फिर से परफॉर्म करना चाहिए, हो सकता है मैं अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ पे ज़ू ये भी सोचने लगता है कि जब क्लाइन ने खुदकुशी की होगी तब उसकी बहन को आवाज तो आई होगी गोली चलने की, लेकिन उसकी बहन ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। और इतना सोचने के बाद वो मार्केट चला जाता है ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ू जो रिचुअल परफॉर्म करने वाला है उस रिचुअल के लिए ब्रेड की जरूरत पड़ती है। और फिर इसके बाद क्लाइन अपने ब्रेड लेने के लिए चला जाता है। जब वो ब्रेड लेकर के आ रहा होता है तब वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो पत्तों का गेम होता है ये बेसिकली 100 साल पहले रोसेल नाम के एक राजा ने स्टार्ट किया था और उसी ने यहाँ के लोगों को स्टीम इंजन और टेरर रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये सब जानने के बाद यहाँ पे क्लाइन को ऐसा लगता है कि जरूर रोसेल भी उसी की तरफ फ्यूचर से आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लाइन के सामने एक जोकर आ जाता है और वो उसको बताने लगता है कि प्लीज आप मेरे सर्कस में आइएगा। लेकिन तभी यहाँ पे क्लाइन का ध्यान इस बात पे जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तुरंत ही जा करके टेंट के अंदर छुप जाता है। और यहाँ पे जो आदमी क्लाइन का पीछा कर रहा होता है उसका नाम होता है जेनकिन। अब वो भी यहाँ पे क्लाइन के पीछे टेंट के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस वाला है, इसलिए वो वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइन जिस टेंट के अंदर होता है वहाँ पे बेसिकली एक लेडी बैठी होती है जो कि टेरो कार्ड रीडर होती है, यानी कि पत्ते देख करके भविष्य बताने वाली। और फिर यहाँ पे क्लाइन सोचता है कि ये चीज तो मेरे दुनिया में भी हुआ करती है। तभी यहाँ पे लेडी बोलती है कि तुम मेरे पहले क्लाइंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा भविष्य फ्री में बताऊंगी। और फिर इसके बाद क्लाइन उधर पे बैठ जाता है। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि मुझे मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखना है। फिर वो लेडी क्लाइन के सामने 3 पत्ते निकालती है और 3 पत्तों को टेबल के ऊपर रख देती है और बोलती है कि ये 3 है तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या देखना है। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि पहले मुझे मेरा प्रेजेंट देखना है। और फिर इसके बाद ये लड़की एक कार्ड को सीधा कर देती है जिसके ऊपर लिखा होता है द फूल, यानी कि एक नई शुरुआत को दर्शाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बताने लगती है कि मैं असली टैरो कार्ड रीडर हूँ, यानी कि जो लड़की यहाँ पे क्लाइन का भविष्य बता रही थी वो फेक निकली। इसलिए फिर क्लाइन उधर से निकल जाता है। फिर घर पे आ जाने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइन 4 ब्रेड लेता है और उन चारों के ऊपर एक पेपर को लपेट देता है। फिर उसके बाद उन चारों ब्रेड को 4 कोने में रखने के बाद अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि क्लाइन के ऊपर इस रिचुअल का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से क्लाइन को कुछ होने लगता है और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है।
जहाँ पे उसके चारों तरफ बस धुआं था। लेकिन इस दुनिया में इस धुएं को बोला जाता है द ग्रे फॉग। और यहाँ पे क्लाइंट के सामने दो स्टार होते हैं, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। और यहाँ पे क्लाइंट दोनों ही स्टार को छू देता है, जिसके बाद दोनों स्टार वहाँ पे फट जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑड्री नाम की एक लड़की को, जो कि अपने मिरर के सामने थी। और वहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है एल्गर, जो कि सी के किनारे बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये दोनों ही अपनी मर्जी के बिना इस ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को क्लाइंट की एक बहुत बड़ी सी परछाई दिख रही होती है। अब बस फर्क इतना होता है कि ये तीनों एक दूसरे का चेहरा ढंग से नहीं देख सकते। अब यहाँ पे क्लाइंट ये सोच रहा होता है कि क्या इन दोनों को मैंने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तभी यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि क्या आप इस जगह के, यानी कि इस पवित्र जगह के मास्टर हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि अगर ये जगह इतनी पवित्र है तो इसका मंदिर कहाँ पे है। और तभी इतना सोचने के बाद वहाँ पे एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए क्लाइंट वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल को ले आता है और वहाँ पे अपने लिए एक बड़ा सा चेयर भी ले आता है, यानी कि वो अपने लिए एक सिंहासन बनाता है। फिर यहाँ पे ऑल्गर बोलने लगता है कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है और आप कौन है। अब यहाँ पे क्लाइंट सोचने लगता है कि मैं इन दोनों को अपना नाम क्या बताऊं। तभी यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि मेरा नाम है द फूल, और ये वही नाम है जो कि क्लाइंट ने अपने टैरो कार्ड के अंदर देखा था। फिर यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि द फूल, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है, और अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है ये इस नई दुनिया को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो यहाँ पे क्लाइंट से पूछती है कि हम बियॉन्डर कैसे बन सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब यहाँ पे क्लाइंट नहीं दे पाता, क्योंकि क्लाइंट को बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। फिर यहाँ पे ऑल्गर बताता है कि तुम जरूर लियोन किंगडम से बिलोंग करती हो, तो अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो तुम्हें किसी एक चर्च को ज्वाइन करना होगा। लेकिन बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। वैसे तो बियॉन्डर कई सारे लोग बन चुके हैं, लेकिन वो लोग बनने के बाद लगातार डार्क मैजिक से लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑड्री पूछती है कि क्या चर्च के अलावा कोई और रास्ता है बियॉन्डर बनने का। तो यहाँ पे ऑल्गर बताता है कि ऐसा करने के लिए फिर तुम्हें एक रॉयल फैमिली को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑड्री फिर से पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। तो यहाँ पे ऑल्गर बताता है कि एक और रास्ता है, और इस वाले रास्ते में तुम्हें एक मैजिक पोशन को पीना होगा। और यहाँ पे ऑल्गर बताता है कि मेरे पास सीक्वेंस 9 के 2 पोशन पड़े हुए हैं, एक का नाम है सेलर और दूसरे का नाम है स्पेक्टेटर, और इन पोशन को पी लेने के बाद तुम एक बियॉन्डर बन सकती हो। अब यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों की बातें सुनता रहता है, और वो समझ जाता है कि जरूर ये दोनों एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो ये बात समझ जाता है कि सीक्वेंस उस पावर का लेवल होगा। और यहाँ पे क्लाइंट ये भी सोच रहा होता है कि शायद इस दुनिया में उसको लाने वाला एक बियॉन्डर है। यही कारण है कि अचानक से वो इस दुनिया में आ गया, और ऊपर से इस दुनिया के बारे में उसे लगातार चीजें पता चल रही हैं। फिर यहाँ पे ऑड्री बताने लगती है कि मैंने इस आदमी के साथ एक डील क्रैक कर ली है, जहाँ पे यह आदमी मेरे को एक मैजिक पोशन देगा और उसके बदले में मैं इसको कुछ सामान दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार ऐसी मीटिंग करते रहें। यहाँ पे ऑल्गर भी बताता है कि मिस्टर फूल, आपकी पावर हम दोनों से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसी छोटी मोटी मीटिंग हम दोनों कंडक्ट कर लेंगे, आपको बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ऑल्गर सोचता है कि वो लगातार ऐसी मीटिंग में आ करके लगातार अपने सामान को बेच करके बदले में कोई अच्छा सामान ले सकता है। यहाँ पे क्लाइंट भी समझ जाता है कि उसे इस तरीके की मीटिंग लगातार करनी पड़ेगी, ताकि उसे इस दुनिया के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी, और ऊपर से वो अपनी दुनिया में फिर जा सकता है। तभी यहाँ पे ऑड्री बताती है कि हम लोगों को भी अपने कोड नेम रख लेने चाहिए, यानी कि हम लोग इस दुनिया में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑड्री अपना नाम रख लेती है जस्टिस, और यहाँ पे ऑल्गर अपना नाम रखता है द हैंग्ड मैन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी आकर के क्लाइंट के दरवाजे पे खटखटाता है, इसलिए यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों से बोलता है कि मैं इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ। और इतना बोलने के बाद वो इन दोनों को उनकी जगह पे भेज देता है। और फिर यहाँ पे क्लाइंट जैसे अपने रूम में वापस आता है, वो देखता है कि गेट पे पुलिस आई है, इसलिए तुरंत ही अपनी बुक को छुपा देता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, और अपनी बंदूक भी छुपा देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस वाले का नाम होता है लेनर्ड, और उसका एक और साथी भी वहाँ पे आता है जिसका नाम होता है डन स्मिथ। और ये दोनों क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं ताकि उससे पूछ सके कि तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पे लेनर्ड को क्लाइंट की डायरी मिल जाती है। वो तुरंत ही उससे पूछता है कि तुमने डायरी के आखिरी पन्ने में क्या लिखा है कि सब मर जाएंगे और तुम भी, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद क्लाइंट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इन दोनों को क्या बताए, इसलिए यहाँ पे क्लाइंट बताने लगता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था।
और इनफैक्ट मैंने खुद को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गया। आप चाहें तो बंदूक दे सकते हैं, जो कि मैंने डस्टबिन के अंदर रखी है। फिर यहाँ पे डन बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक साइकिक के पास लेके जाएंगे जो कि तुम्हारी मेमोरीज को वापस ले आएगा। अब ये सुनने के बाद तो यहाँ पे क्लाइंट और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको डर इस बात का था क्योंकि अगर ऐसा हुआ यानी कि साइकिक ने उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ किया तो इन दोनों को पता चल जाएगा कि ये इस दुनिया का नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों क्लाइंट को लेकर के जा रहे होते हैं अपने साथ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक लड़का ब्रेड को चोरी करके भाग रहा था और तभी इन दोनों का ध्यान उस लड़के पे चला जाता है और इस मौके का फायदा उठा करके क्लाइंट वहाँ से भाग जाता है। फिर भागते भागते क्लाइंट एक गली के अंदर आता है। वो देखता है कि वहाँ पे किसी ने उसके ऊपर पानी फेंका है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाता है। वो ये भी देखता है कि उसके आसपास जो भी सामान है वो भी हवा में उड़ रहे हैं और इनको देखने के बाद यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि ये काम एक बियॉन्डर का है। फिर वो भागते भागते एक हॉर्स कार्ट के अंदर बैठ जाता है और फिर बाद में हॉर्स कार्ट के ड्राइवर को बोलता है कि मेरे को समुद्र के पास लेकर के चलो। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्लाइंट जब विंडो से झांकता है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब वो ड्राइवर को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करता और लगातार गाड़ी को उधर से लेकर के जा रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्लाइंट को पता चलता है कि उसका जो ड्राइवर है वो कोई और नहीं बल्कि डन है और वो उसको लेकर के जा रहा है वेल्स के घर पे। लेकिन फिर अचानक से क्लाइंट की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में देखता है। यहाँ पे क्लाइंट को ऐसा लगता है कि शायद जो भी चीज उसके साथ हुई है सुबह से लेकर के अब तक वो शायद एक सपना था। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे डन आ जाता है और यहाँ पे डन बताने लगता है कि मैं एक बियॉन्डर हूँ और रात में हमारी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि हमारे से इसका क्या मतलब है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही क्लाइंट बाहर आता है तभी अचानक से कोई पीछे से आकर के उसे पकड़ लेता है और ये लड़की अचानक से क्लाइंट को पकड़ लेती है और ये लड़की भी एक बियॉन्डर होती है और फिर उसके बाद वो क्लाइंट की मेमोरीज के अंदर झांकने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट अपनी मेमोरीज के अंदर अपने असली माँ बाप को देख पा रहा था, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट के जो माँ बाप थे वो एक फॉग से ढके हुए थे। फिर बाद में लड़की यहाँ पे क्लाइंट से पूछती है कि एंटीगोनस फैमिली की बुक कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद ये लड़की पूछती है कि चलो इतना तो बता सकते हो कि वेल्च और नाया के घर पे उस रात क्या हुआ था। फिर यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था। फिर ये लड़की पूछती है कि जब तुम्हारे दोस्त मरे थे तब उस समय तुम क्या कर रहे थे, और यहाँ पे क्लाइंट के हाथ में एक बंदूक आ जाती है, जिसके बाद क्लाइंट अपने ऊपर वो बंदूक चला लेता है और फिर यहाँ पे क्लाइंट बताने की कोशिश करता है कि उस रात मैंने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और ये देखने के बाद ये लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे क्लाइंट सच बोल रहा है। फिर उसके बाद वो डन को भी बताने लगती है कि क्लाइंट ने उस रात को अपने आप को गोली मारी थी और इसके अलावा मैंने इसकी मेमोरीज में भी कोशिश की झांकने की, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे डन बताता है कि देखो एंटीगोनस फैमिली की बुक चोरी हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए एक काम करो तुम हमें ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम भी एक बियॉन्डर बन सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन क्लाइंट एक पते पे जाता है। ये बेसिकली पता होता है पब का। यहाँ पे क्लाइंट सोचता है कि अगर मैं नाइट हॉक की टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो हो सकता है इसके बाद मेरे को यहाँ की काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी, और इसके अलावा अगर मैं इनकी टीम को ज्वाइन करता हूँ तो मैं सेफ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट पब के अंदर चला आता है और यहाँ पे आने के बाद वो एक राइट नाम के आदमी से मिलता है और उसको बताता है कि मेरे को डन स्मिथ ने यहाँ का पता दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी क्लाइंट को लेकर के एक एलिवेटर के अंदर आ जाता है और फिर एलिवेटर से नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लाइंट फ्रंट डेस्क के क्लर्क से मिलता है। वो उसको अपने साथ लेकर के जा रही होती है डन स्मिथ के रूम में, और यहाँ पे क्लर्क क्लाइंट को ये भी बताती है कि ये हमारा ऑफिस है, यानी कि नाइट हॉक का ये ऑफिस है जो हमने नीचे बना के रखा है। और ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट काफी सारे बियॉन्डर से भी मिलता है रास्ते में। और फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट डन स्मिथ के रूम में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डन उसके सामने एक पेपर देता है और बोलता है कि इसको साइन करो, ये तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको देखने के बाद क्लाइंट यहाँ पे पूछता है कि क्या मैं भी पुलिस में शामिल होने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केवल दुनिया को दिखाने के लिए पुलिस में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई तो ये है कि हम चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं। और अगर कोई भी मर्डर हो जिसके अंदर सुपरनेचुरल या कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया होता है तभी जाकर के हम उस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल केसेस को अपने हाथ में नहीं लेते। और अब यहाँ पे क्लाइंट भी इनका एक मेंबर बन जाता है, यानी कि वो भी अब नाइट हॉक का एक मेंबर है। यहाँ पे फिर क्लाइंट बोलता है कि अब से मैं आपको कैप्टन कह के बुलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे डन बताता है कि देखो बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। और इतना बोलने के बाद डन उसे एक दूसरे रूम में ले आता है और यहाँ पे बताता है कि देखो यहाँ पे जितने भी लोगों की ग्रेव तुम देख रहे हो वो सब हमारे नाइट हॉक के मेंबर थे जो सभी बियॉन्डर बनना चाहते थे, लेकिन बियॉन्डर बनने के चक्कर में उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और आगे चल करके उनकी मौत हो गई। चलो ये सब रहने दो, अब ये बताओ कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है। फिर यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी कि गॉड ने जन्म लिया और उसने रोशनी की सबसे पहली किरण बनाई और फिर उसके बाद उस
उसने इस पूरी दुनिया का निर्माण किया। उसकी एक आंख बनी सूरज और दूसरी आंख बनी क्रिम्सन मून, और उसके शरीर से बना ये धरती और तारे। फिर यहाँ पे डन बताता है कि हम सबको ये कहानी पता है। चलो मैं तुमको ये बात बताता हूँ कि पोषण को बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली में होता ही है कि हमारे पास काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको मिला देने के बाद हम उन पोषण को बना पाते हैं। और अगर किसी को बियॉन्डर बनना है तो उसको सबसे पहले वो पोषण पीना पड़ेगा, जिसके बाद उसके सामने 22 पाथवे ओपन हो जाते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 4 पोर्शन है सीक्वेंस 9 के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक सीक्वेंस 9 से शुरू होता है और 1 तक जाता है। तो पहले पोर्शन का नाम है स्लीपनेस, जो कि डार्कनेस पाथवे को जाता है। दूसरे पोर्शन का नाम है कॉर्प्स कलेक्टर, जो कि डेथ पाथवे को जाता है। तीसरा पोर्शन है मिस्ट्री प्रेयर, जो कि हर्मिट पाथवे को जाता है। और आखिरी पोर्शन का नाम है सीयर, जो कि फूल पाथवे को जाता है। तो अगर यहाँ पे क्लाइंट स्टार्टिंग के 2 पोर्शन को चुनता है तो उसको लड़ाई की पावर मिलेगी, लेकिन बाकी 2 पोर्शन के साथ ऐसा नहीं है। और सीयर वाला जो पोर्शन है उसका केवल एक ही सिर्फ इनके पास पड़ा है। फिर यहाँ पे डन इसको भेज देता है ओल्ड नील के पास और बोलता है कि उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम चुन सको कि तुम्हें कौन से पाथवे पे जाना है। अब यहाँ रास्ते में क्लाइंट सोचता है कि उसे कोई भी एक पोर्शन को चुन लेना चाहिए और किसी भी एक पाथवे पे चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे तो बस इस दुनिया के बारे में जानना है, उसे पावर से कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद वो पहुंचता है एल्केमी रूम में, जहाँ पे वो मिलता है नाइल से और उसको पता चलता है कि नाइल खुद एक बियॉन्डर है जो कि सीक्वेंस 9 पे अभी काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे नाइल उसको बताने लगता है कि देखो तुम आराम से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन से पाथवे को चुनना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरी मदद करो इस बुक को संभालने में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद नाइल उसको बताने लगता है कि मेरे पास एम्परर रोजेल की एक बुक है, लेकिन मैं इस बुक को पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। इसलिए एक काम करो, तुम ये पढ़ने लो और अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है। और यहाँ पे क्लाइंट पेज को देखने के बाद समझ जाता है कि लैंग्वेज चाइनीज है और यहाँ पे क्लाइंट खुद भी चाइना से आया था, इसलिए वो आराम से पढ़ पा रहा था कि रोजेल ने अपने बारे में क्या लिखा है। और इसको पढ़ने के बाद क्लाइंट को यहाँ पे पता चलता है कि रोजेल बहुत ही मस्त आदमी था और वो खुद भी उसी की तरह फ्यूचर से आया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोजेल ने लिखा हुआ था कि पोषण को पीने के बाद तुम्हें उस तरीके की एक्टिंग भी करनी होगी, क्योंकि पोषण के नाम केवल नाम नहीं है बल्कि उसमें ये भी दर्शाता है कि तुम्हें किस तरीके से पोषण को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक्वायर करना है, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उस तरीके की लगातार एक्टिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पे रोजेल ये बात भी बताता है कि मैंने पाथवे को चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी और यही कारण है कि अब मैं पछता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी आगे चल करके पाथवे को चुनता है तो उसको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि पाथवे अगर गलत चुना तो आगे चल करके बहुत परेशानी हो सकती है। और फिर यहाँ पे इन पन्नों को पढ़ लेने के बाद हम देखते हैं कि वो नाइल को बताने लगता है कि मैं सीयर वाले पोर्शन को चुनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नील उसको एक वार्निंग देता है और बताता है कि देखो एक बार अगर तुमने कोई पोर्शन पी लिया तो उसके बाद तुम अपना पाथवे बदल नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नील काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके पोर्शन बनाता है और फिर उसके बाद क्लाइंट के सामने उस पोर्शन को रख देता है और बोलता है कि इसको पी लो। अब यहाँ पे क्लाइंट जैसी पोर्शन को पीता है अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोर्शन है उसके ब्लड में जाकर के मिल जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन नील उसको बताता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें चक्कर आते रहेंगे, लेकिन अपने माइंड को फोकस करो, थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि तुम्हें चक्कर आने रुक जाएंगे। और अब फाइनली यहाँ पे क्लाइंट बन जाता है बियॉन्डर, वो भी सीक्वेंस 9 का। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे हर एक चीज कलरफुल दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे नील बताता है कि ये तुम्हारी पावर है जिसकी मदद से तुम देख सकते हो कि सामने वाले का ऑरा क्या है, और ऊपर से तुम ये भी देख सकते हो कि सामने वाले की हेल्थ कंडीशन कैसी है। लेकिन इसके अलावा क्लाइंट यहाँ पे स्पिरिट को भी देख सकता था, वो वहाँ पे एक स्पिरिट को देखता भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, वो बोल रहा होता है कि मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नील बताता है कि देखो ये चीज होना आम है, तुम अगर अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ऐसा फील हो सकता है। फिर इसके बाद क्लाइंट अपने सिर के ऊपर डबल टैप करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिट विजन होती है वो खत्म हो जाती है। और फिर यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसे कैसे करके अपनी पावर को ऑन करना है, कैसे स्विच ऑफ करना है। वो यहाँ पे फिर नॉर्मल देखने लगता है। फिर यहाँ पे नील बताता है कि स्पिरिट विजन के अलावा तुम्हारे पास और भी कई सारी पावर है, लेकिन आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इधर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ डीमन हंटर के बुलेट्स देना चाहता हूँ जो तुम्हारे आगे चल करके काम आएंगे। फिर इसके बाद क्लाइंट जब डन के पास वापस आता है तो डन उसको बताता है कि देखो अब तुम एक बियॉन्डर बन चुके हो और बियॉन्डर की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्लर्क की जॉब करो ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। और हम देखते हैं कि डन यहाँ पे उसको एडवांस में सैलरी भी दे देता है जो कि 12 पाउंड होते हैं। और इनको देखने के बाद क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा गरीब है, ऑलरेडी उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए इतने सारे पैसे एक साथ देखने के बाद यहाँ पे क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे डन बताता है कि तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें जा करके अपने लिए छड़ी खरीदनी होगी। फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट जब अपने लिए छड़ी खरीद लेता है फिर उसके बाद वो वेल्स के घर के आसपास लगातार चक्कर काट रहा होता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसके बाद वो पता लगा सके कि एंटीगोनस फैमिली की उपभोग कहाँ चली गई। अब यहाँ पे क्लाइंट ये काम कर ही रहा होता है कि तभी लेनर्ड उसके सामने आ जाता है और उसको बताता है कि तुम्हें मेरे साथ एक पहले मिशन पे चलना होगा। तो हमारा मिशन ये है कि एलियट नाम के एक लड़के को किडनैप कर लिया गया है। अब हमें पता लगाना है कि एलियट कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट पूछता है कि पर हम ऐसे केसेस को सॉल्व क्यों कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेरे को पता चला है डन से कि हम केवल ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं जिसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर लेनार्ड बताता है कि देखो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये जो आदमी है जिसने कि हमें मिशन दिया है वो हमारा रेगुलर क्लाइंट है, यही कारण है कि हम उसका ये काम कर दे रहे हैं और तुम्हारी सीयर वाली पावर हमारे काम आ सकती है उस लड़के को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको कुछ कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि क्लाइंट को कुछ कपड़े दिए जाते हैं बच्चे के, और फिर उसके बाद क्लाइंट अपनी छड़ी उस कपड़ों के ऊपर रख देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डाउजिंग रॉड नाम की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में वो लड़का होगा उसी डायरेक्शन में वो छड़ी गिर जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट डबल टैप करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि एलियट नाम का वो लड़का किस गली में है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक घर के सामने आकर के रुकते हैं और यहाँ पे घर के बाहर से क्लाइंट को दिख रहा होता है कि दोनों किडनैपर चेयर के ऊपर बैठे हैं और बच्चे को साइड में बांध के रखा गया है। फिर यहाँ पे लेनर्ड बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही दरवाजा तोड़ करके अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि दोनों किडनैपर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेनर्ड उनकी गोलियों से बच जाता है और फिर उसके बाद अपने हाथों से बंदूक को तोड़ देता है और फिर इसके बाद दोनों किडनैपर्स की जम के कुटाई करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अचानक से दोनों किडनैपर को कुछ होने लगता है और वो दोनों फिर से उठ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। फिर यहाँ पे लेनर्ड क्लाइंट को बताता है कि देखो बच्चे को लेकर कहीं बाहर चले जाओ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों किडनैपर्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है और ये मॉन्स्टर चले जाता है लेनर्ड के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये दोनों मॉन्स्टर मिल करके भी लेनर्ड को छू नहीं पाते। ऐसा लग रहा होता है कि लेनर्ड लगातार अपने आप को टेलीपोर्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। फिर ये मॉन्स्टर इधर से भागने की कोशिश करता है और फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट तभी उसे गोली मार देता है। फिर ये मॉन्स्टर हवा में उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है हवा में और उसकी बॉडी वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। और ये हुआ है लेनर्ड की वजह से, क्योंकि हमें पता चलता है कि लेनर्ड एक बियॉन्डर है, वो भी सीक्वेंस 8 का, और उसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट्री। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोएट्री से यानी कि अपनी लोरी से किसी को भी सुला सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट को कुछ होने लगता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि जैसे क्लाइंट इस रूम में पहले भी आ चुका हो। और फिर इसके बाद बच्चे को उसके माँ बाप से मिला दिया जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों किडनैपर्स ने एक्चुअली में पोशन पी लिया था और यही कारण है कि वो दोनों मॉन्स्टर में बदल गए थे। हमें ये बात भी पता चलती है कि कोई भी पोशन पी करके बियॉन्डर नहीं बन सकता। फिर हम देखते हैं कि काम खत्म हो जाने के बाद क्लाइंट इधर से चला जाता है और लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें इसकी पावर कैसी लगी। अब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में अपने शैडो से बात कर रहा था और उसकी शैडो बताती है कि मुझे उसकी पावर इतनी ज्यादा यूनिक नहीं लगी। अब यहाँ पे क्लाइंट अपने घर आ चुका है और वो मेलिसा को बताने वाला है कि मेरे को जॉब लग गई है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि क्लाइंट उसी रूम में वापस से पहुंच जाता है जिस रूम को देखने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ था कि शायद वो यहाँ पे पहले आ चुका है। और फिर वो देखता है कि उसके सामने एक डायरी है, उसमें लिखा हुआ था कि सब मर जाएंगे, मैं भी। वो इसको देख ही रहा होता है कि अचानक से जगह बदल जाती है और फिर वो देखता है कि उसके पाँव के नीचे द फूल वाला कार्ड आ चुका है और वहाँ पे कोई है जो हंस रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर क्लाइंट की आंख खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में देखता है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि वो सपना जो था वो बेकार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को ये बात पता चलती है कि जो किडनैपर का रूम था वहाँ पे जरूर एंटीगोनस फैमिली की जो बुक है उसका क्लू होगा, इसलिए वो सोचता है वहाँ पे जाने का। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि क्लाइंट ने अपने पैसे से अपने लिए एक अच्छा घर ले लिया है और वहाँ पे उसकी बहन के साथ वो रहने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का बड़ा भाई बेंसन वहाँ पे आता है और उसको पता चलता है कि क्लाइंट ने अपने पैसे से एक बड़ा घर ले लिया है।
और फिर यहाँ पे बेंसन उसको एक गिफ्ट देता है। वो बताता है कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो मैं तुम्हारे लिए एक सूट लाया हूँ, अब से इसी को पहन करके तुम जाओगे अपने जॉब पे। और फिर इसके बाद ये तीनों अपने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नए घर को और उसके साथ ही साथ क्लाइंट की नई जॉब को। फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पे डन एक आदमी से पूछताछ कर रहा होता है और इस आदमी का नाम होता है जेनकिन, जिसको हमने पहले देखा था जो क्लाइंट का पीछा कर रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैन अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और जेनकिन के सपने में झांकता है तो उसे पता चलता है कि पहले जो एंटीगोनस फैमिली की बुक थी वो जेनकिन के पास ही थी, लेकिन फिर जेनकिन को किसी ने पैसे दिए और जेनकिन ने वो बुक किसी को भेज दी। अब यहाँ पे लेनर्ड उसके सिर के पीछे एक सिंबल देखता है और बताता है कि यह आदमी जरूर सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। और यहाँ पे सीक्रेट ऑर्डर का जो ग्रुप है वो बेसिकली बुरे लोगों का एक ग्रुप होता है। और यहाँ पे इन दोनों को इस बात की फिक्र होती है कि अगर उन लोगों को एंटीगोनस बुक हमसे पहले मिल गया तो लोग उस बुक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों को मिल करके उस बुक को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है, वो इन दोनों को बताता है कि क्लाइंट को बुक से रिलेटेड कोई क्लू मिला है। और फिर इसके बाद ये दोनों भी उस घर में चले आते हैं जहाँ पे पहले किडनैपर्स थे। और यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों को एक रूम में ले आता है, लेकिन रूम में आते ही वो देखता है कि वहाँ पे कोई बुक नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक औरत की लाश है जो सड़ रही है और इस औरत का एक बड़ा बच्चा होता है, उसका नाम होता है रे बीबर। तो यहाँ पे इन लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है रे बीबर ने ही अपनी माँ का खून किया हो और बुक को लेकर के यहाँ से भाग गया हो। फिर इसके बाद क्लाइंट अपनी पावर से पता लगाने की कोशिश करता है कि रे बीबर का लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो रूम में ही घूम रही होती है और फिर उसके बाद वो क्लाइंट के ऊपर ही हमला करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे डन उसको ऐसा करने से रोक देता है और फिर डन बताता है कि हो सकता है इस रूम में कोई ऐसी पावर है जो कि हमें रे बीबर तक पहुंचने से रोक रही है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा रे बीबर तक पहुंचने के लिए। I have something to tell you. I'm an AI agent, and I can build apps and websites for you with just a prompt. No coding, no team of 10, no 3-month timelines. You just tell me the vibe, the features, the idea sitting in your notes app at 2 a.m. And while you're still explaining it, I'm building the front end, the back end, making it live. So if you can describe it, I can deploy it. जब उपहार का मौका हो, माँ के दिल की सुनो, हिमालय बेबी के हैप्पी बेबी गिफ्ट पैक्स, तोहफे अपने बन के पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद डन क्लाइंट को ले करके एक दूसरी जगह चला आता है और यहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले तो उसकी सूट की तारीफ करता है और बाद में उसे एक पेंडुलम देता है और बताता है कि पेंडुलम तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल करो। यहाँ पे डन ये बात भी बताता है कि हमें परमिशन मिल गई है कि हम सील्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सील्ड आर्टिफैक्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल बियॉन्डर कभी कभी करते हैं और यहाँ पे डन सोच रहा है इन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करने का ताकि वो रे बीबर को ढूंढ सके। और ये जो आर्टिफैक्ट होता है ये किसी और शहर में था और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बियॉन्डर उस आर्टिफैक्ट को लेकर के आते हैं डन के पास। अब ये लोग जो आर्टिफैक्ट लेकर के आते हैं उसका नंबर होता है 2049 और यहाँ पे डन बताता है कि ये आर्टिफैक्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हार्सन बताता है कि देखो अगर हमें रे बीबर को पकड़ना है, क्योंकि हमारा शक इस बात का है कि कहीं वो एंटीगोनस फैमिली का मेंबर तो नहीं, तो हमारे पास 2049 के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट को एंटीगोनस फैमिली ने ही बनाया था। फिर यहाँ पे हार्सन बताता है सबको कि देखो आर्टिफैक्ट को हम बाहर निकालने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना लेफ्ट हैंड आगे करो और बाद में उसको ऊपर नीचे करते रहो। यहाँ पे क्लाइंट सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन अब सब लोग कर रहे थे तो यहाँ पे क्लाइंट भी वो काम करने लगता है। और फिर इस आर्टिफैक्ट के अंदर से क्लाउन बाहर निकल करके आता है, जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत क्यूट लग रहा था लेकिन बाद में एक डीमन की तरह लगने लगता है और वो यहाँ पे अचानक से जकड़ लेता है क्लाइंट को और ऐसा लग रहा था कि वो क्लाइंट को एक पपेट में बदल देगा। लेकिन यहाँ पे लेनर्ड उसकी जान बचा लेता है और फिर यहाँ पे लेनर्ड बताता है कि देखो ये जो पपेट है ये 5 मीटर के अंदर किसी को भी अपने वश में कर सकता है और अपने पपेट की तरह उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें उस आदमी को पपेट बनने से बचाना है तो उसको सिंपल सा एक धक्का दे दो, जैसा कि मैंने अभी तुम्हारे साथ किया। लेकिन यहाँ पे डॉल लगातार क्लाइंट के पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पे डन बताता है कि हो सकता है क्लाइंट के पास, क्योंकि एंटीगोनस फैमिली की पहले बुक थी
तो यही कारण है कि डॉल लगातार उसके पीछे पड़ जा रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉल डन को भी अपना शिकार बना लेती है, लेकिन यहाँ पे डन को उसका पपेट बनने से पहले बचा लिया जाता है। और यही कारण है कि ये लोग अपना हाथ ऊपर नीचे हिला रहे थे ताकि अगर कोई भी पपेट में बनने वाला हो तो इन सबको पता चल जाए कि वो कौन है जो पपेट में बदलने वाला है और वे लोग उसकी जान बचा सके। तभी ये लोग रे बीबर का जो कोट है वो डॉल के सामने फेंक देते हैं और डॉल उस कोट को देखने के बाद गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का ही एक वंशज है। और यहाँ पे लोग ये बात भी समझ जाते हैं कि डॉल उनको ले जाएगी रे बीबर तक। और यहाँ पे हम देखते हैं रे बीबर को जो कि एक वेयर हाउस में होता है और यहाँ पे वो एंटीगोनस फैमिली का जो बुक होता है उसकी सारी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि रे बीबर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। उस रिचुअल में वो करता ये है कि वो बुक को अपने पेट के अंदर डाल लेता है ताकि उसको बुक की सारी पावर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रे बीबर धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रहा था। और तभी वहाँ पे एक जोकर आ जाता है जो कि सीक्रेट ऑर्डर का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोकर को भी वो बुक चाहिए, लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो बुक ले कैसे, क्योंकि बुक तो रे बीबर के पेट के अंदर जा चुकी है। और यहाँ पे इस वेयर हाउस के सामने हम देखते हैं कि नाइट हॉक की पूरी टीम भी आ जाती है और यहाँ पे फिर क्लाइंट सबको बताता है कि वेयर हाउस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि वेयर हाउस के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकल करके आता है और यहाँ पे वो तुरंत ही हमला कर देता है हर किसी पे। हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लाइंट को छोड़ करके बाकी जितने बियॉन्डर्स होते हैं वो चले जाते हैं लड़ने के लिए इस मॉन्स्टर से। अब यहाँ पे लगातार हर एक बियॉन्डर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे डन डेली को बोलता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि इसकी कमजोरी क्या है, क्योंकि जो रे बीबर है वो ऑलरेडी मर चुका है और अभी फिलहाल के लिए वो बुक के कंट्रोल में है। और फिर यहाँ पे डेली अपनी पावर का इस्तेमाल करके पता लगा लेती है कि इस मॉन्स्टर की कमजोरी क्या है, लेकिन इस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन्हें कम से कम 3 सेकंड तक उसे पकड़ के रखना होगा। और फिर यहाँ पे डन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को एक जगह पे बांध देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर से काफी सारे स्पाइक्स निकल रहे होते हैं और वो जो स्पाइक्स होते हैं वो सीधा डन और लेनार्ड की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और फिर ये मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनके चंगुल से छूट रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्लाइंट आता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। फिर उसके बाद डेली वहाँ पे आकर के अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर को एक बबल की तरह फोड़ देती है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में यहाँ पे डेली भी घायल हो जाती है। तब यहाँ पे डन उसके पास आता है और उसको एक मैजिक पोशन पिला देता है। बेसिकली ये कोई मैजिक पोशन नहीं बल्कि एक हीलिंग पोशन होता है। और यहाँ पे क्लाइंट उस बुक को उठा लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लाइंट के पीछे से वो जोकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डन उसको गोली मार देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो जोकर का एक छलावा था। और यहाँ पे डन क्लाइंट को बोलता है कि बुक को छुपा लो और गलती से भी 2049 के पास मत चले जाना। और हमें पता चलता है कि जोकर एक बियॉन्डर है जो कि सीक्वेंस 7 का है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इन सभी नाइट हॉक के मेंबर से ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे फिर जोकर अलग अलग करतब करके एक एक को लगातार हराता जा रहा था। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब लोग इस जोकर को हराए कैसे। और तभी क्लाइंट उसके ऊपर गोली चला देता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जोकर को गोली लग जाती है, लेकिन वो जोकर उस गोली को अपने पेट से निकाल करके सीधा अपने हाथ में ले आता है। और फिर इसके बाद ये जोकर सबको चकमा दे लेने के बाद 2049 का बॉक्स खोल देता है। और ऐसा होने के बाद इस डॉल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एंटीगोनस फैमिली की जो बुक होती है वो इसकी मदद कर रही थी इसकी पावर को बढ़ाने में। और हम देखते हैं यहाँ पे कि ये डॉल हर किसी को अपना पपेट बना लेती है। यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि उसे अगर पपेट बनने से बचना है तो उसे कैसे भी करके एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, यानी कि कोई आकर के उसे धक्का दे। इसलिए यहाँ पे क्लाइंट अपने रिचुअल का इस्तेमाल करता है और चला जाता है ग्रे फॉग की दुनिया में। और फिर क्लाइंट अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट एक पपेट तो नहीं बन रहा, लेकिन क्लाइंट को कैसे भी करके नाटक करते रहना होगा ताकि वो सही समय का इस्तेमाल करके डॉल के ऊपर हमला कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेनर्ड भी अपने शैडो का इस्तेमाल करके पपेट की दुनिया से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे जोकर क्लाइंट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बुक दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम एक पपेट बन जाओगे। और तुम एक सीक्वेंस 9 के सीयर हो और मैं सीक्वेंस 7 का सीयर हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीक्वेंस 8 पे तुम्हें क्लाउन मिलेगा। और इतना बोलने के बाद ये जोकर खुद भी पपेट के रेंज में आ जाता है, यानी कि वो डॉल के रेंज में आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी एक पपेट बनने लगता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जब ये जोकर एक जगह फ्रीज हो जाता है और वो धीरे धीरे पपेट में बदलने वाला होता है, तभी यहाँ पे क्लाइंट उस पर गोली चला देता है और ये जोकर मरने से पहले बोलता है होर नाकिस। अब इसका मतलब यहाँ पे क्लाइंट को भी नहीं पता था। और फिर इसके बाद डॉल का जो बॉक्स होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद हर एक चीज नॉर्मल हो जाती है। और फिर इसके बाद ये लोग बुक को अपने साथ ले जाते हैं और एक गेट के अंदर बंद कर देते हैं।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि डन जो है क्लाइंट की तारीफ करता है और बोलता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तभी यहाँ पे क्लाइंट की नजर पड़ती है उस जोकर की बॉडी पे और यहाँ पे डन उसको समझाता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए ऐसा मत समझो कि तुमने किसी का खून कर दिया, बल्कि ये समझो कि तुमने ये जो काम किया ये जरूरी था, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आगे चल करके जोकर बाकी लोगों की जान ले लेता। और अगले दिन हम देखते हैं कि हार्सन 2049 को अपने साथ वापस लेकर के जा रहा होता है और जाने से पहले वो भी क्लाइंट की तारीफ करता है। फिर उनके वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डन क्लाइंट को बोलता है कि अब तुम भी घर जाओ और आराम करो। और यहाँ पे क्लाइंट को पता चलता है कि उसका जो पोषण है वो डाइजेस्ट हो गया उसके पेट में, क्योंकि ज्यादातर पोषण को डाइजेस्ट होने में कई बार 1 साल भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को ये बात जाननी थी कि जोकर ने आखिरी में उससे क्या बोला था, इसलिए उस शब्द के बारे में जानने के लिए वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर से मिलता है। इनका नाम होता है एजिक और यहाँ पे एजिक बताते हैं कि मेरे को भी इस शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने अब तक अपने हिस्ट्री टीचर को नहीं बताया कि मैं बियॉन्डर बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एजिक उसको बोलते हैं कि संभल के रहना, अगली बार से तुम कहीं पे भी जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसे डांट पड़ रही होती है अपने मास्टर से, और ये दोनों ही ऑरेरा ऑर्डर के मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बुरे लोग हैं और बेसिकली इनका जो ग्रुप है वो एक ट्रू क्रिएटर नाम के गॉड को पूजता है। और यहाँ पे आदमी बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की जो बुक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि मैंने 3 बकरे ढूंढे थे और उन्हें वो बुक पकड़ा दिया था और उनको बोला था कि मुझे इस बुक के बारे में हर एक चीज जाननी है। और ये 3 लोग जो कि उस बुक के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि थे क्लाइंट, वेल्च और नाया। लेकिन अब वो तीनों मारे जा चुके हैं और जो बुक है वो नाइट हॉक के पास जा चुकी है। अब यहाँ पे उसका मास्टर उसको डांटता है और बोलता है कि तुम जैसे गधे के कारण हमारे मास्टर के लौटने में देरी हो रही है। और फिर अचानक से इस आदमी को कुछ होने लगता है, ये अपनी ही दोनों उंगलियों को काट करके खा लेता है। और फिर ये आदमी बताता है कि आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि अभी क्लाइंट जिंदा है तो मैं उसके पास जाऊंगा और मैं पता लगाऊंगा कि बुक कहाँ पे है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्लाइंट को जो कि नील के पास आया होता है, क्योंकि आज नील उसको सिखाएगा रिचुअल मैजिक करना। और यहाँ पे मैजिक करने से पहले तुम्हें कुछ सामान चाहिए जो कि इस मैजिक में तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उन सामानों को मैंने पहले ही यहाँ पे रख दिया है, तो चलो मैजिक को परफॉर्म किया जाए। लेकिन मैजिक करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे नील एक वॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को बना देता है चारों तरफ। अब ऐसा बनाना जरूरी था ताकि कोई भी इनके रिचुअल में बाधा न डाले। लेकिन यहाँ पे नील रिचुअल परफॉर्म करने से पहले ये बात जरूर बताता है कि रिचुअल परफॉर्म हो जाने के बाद गलती से भी किसी अनजान स्पिरिट को अप्रोच मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है तुम डार्कनेस की तरफ खींचे चले जाओ और ऐसा अगर होने लगा तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नील तुरंत ही रिचुअल मैजिक को परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद वो एवर गॉडेस को बोलता है कि प्लीज मेरे को 30 पाउंड दे दो, मेरे को अपना कर्जा चुकाना है। और इतना बोलने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि इसको पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नील को एक बटुआ मिल जाता है और इसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। अब यहाँ पे क्लाइंट सोचता है कि हो सकता है नील इन सारे पैसों को चुरा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि वहाँ पे एक आदमी आता है और बताता है कि बटुआ मेरा है। फिर बाद में नील उसको उसका बटुआ लौटा देता है और ये आदमी नील की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए यहाँ पे यह आदमी नील को 30 पाउंड दे देता है। और फिर यहाँ पे नील बताता है कि देखा